कल्पना की जा सकते हैं कि बचपन में ही किसी की दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दी जाए। मतलब उसका घर जला दिया जाए और उसके आदर्श पिता को उसकी आंखों के सामने बेरहमी से मार दिया जाए। हम्म, ये बहुत ही खौफनाक स्थिति है। बिल्कुल। और उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही लक्ष्य के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाए, बदला। तो क्या ऐसी जिंदगी में इंसान को कभी सुकून मिल सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम मशहूर कहानी अग्निपथ के उसी स्याह मनोवैज्ञानिक पहलू में उतरेंगे। हमारे पास इस कहानी और किरदारों के बहुत ही विस्तृत नोट्स और पूरे सोर्स मौजूद हैं। सही कहा। और आज हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को ऊपर ऊपर से सुनाना नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे एक मासूम इंसान एक राक्षस को हराने के लिए खुद एक राक्षस बन जाता है। वही तो। और बदले की आग कैसे इंसान को अंदर से राख कर देती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये सचमुच एक बहुत ही जटिल मुद्दा है। हम अक्सर न्याय और बदले को एक ही तराजू में तोलने की गलती करते हैं। लेकिन ये कहानी उस बारीक लकीर को बहुत ही क्रूरता के साथ हमारे सामने खींचती है। आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि एक साधारण इंसान के एक खूंखार अपराधी में तब्दील होने की ये जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये आखिर काम कैसे करती है। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें उस जगह से शुरुआत करनी होगी जहां से इस आघात का जन्म हुआ था, यानी मांडवा नाम का वो तटीय गांव। हाँ, मांडवा। इस गांव का शुरुआती चित्रण बहुत ही शांत और आदर्शवादी है। वहां मास्टर दीनानाथ चौहान जैसे बहुत ही ईमानदार शिक्षक रहते हैं, जिनका एक अटूट विश्वास है कि शिक्षा और सच्चाई की ताकत हमेशा डर से बड़ी होती है। बिल्कुल। और उनका छोटा बेटा विजय उन्हें अपना सबसे बड़ा आदर्श मानता है। हाँ, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ नैतिकता के नियम काम करते हैं। मतलब सब कुछ बहुत सही चल रहा है। लेकिन फिर इस आदर्श दुनिया में कांचा चीना का प्रवेश होता है। और कांचा कोई आम अपराधी नहीं है। एकदम सही। मैं ये सोच रहा था कि कांचा की एंट्री जैसे एक स्वस्थ शरीर में घुसने वाले किसी खतरनाक वायरस की तरह थी। अरे बहुत ही सटीक तुलना है ये। वायरस की तरह ही वो पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर देता है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि कांचा सिर्फ शारीरिक तौर पर ही हिंसक नहीं है, बल्कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत बड़ा हमलावर है। बिल्कुल। उसका मुंडा हुआ सिर, भावनाहीन चेहरा और वो ठंडी आंखें एक तरह का आतंक तो पैदा करती हैं। लेकिन उसका असली हथियार बंदूक नहीं है। तो फिर क्या है? समाज के अंदर छिपी हुई कायरता। वो मांडवा को कोकेन तस्करी का अड्डा बनाना चाहता है। लेकिन वो जानता है कि जब तक मास्टर दीनानाथ जैसा आदर्शवादी इंसान वहां है, गांव वाले डरेंगे नहीं। तो इसलिए वो दीनानाथ को सीधे मारने के बजाय एक बहुत ही गहरी और खौफनाक मनोवैज्ञानिक चाल चलता है। हाँ, वो दीनानाथ के उसी सच को निशाना बनाता है जिस पर उन्हें इतना गर्व था। और यहीं पर कहानी का सबसे डरावना मोड़ आता है। मतलब ये देखना बहुत ही परेशान करने वाला है कि कैसे कांचा मास्टर दीनानाथ पर बच्चों के शोषण और अनैतिक कामों का एक बिल्कुल झूठा आरोप लगाता है। और हैरानी की बात यह है कि पूरा गांव उस पर यकीन भी कर लेता है। रुको रुको, यही बात मुझे समझ नहीं आती। ये कितनी अजीब और डराने वाली बात है कि एक इंसान की पूरी जिंदगी की ईमानदारी डर से पैदा हुए एक झूठ के सामने इतनी जल्दी कैसे हार सकती है। जो गांव वाले कल तक दीनानाथ की इतनी इज्जत करते थे, वो अचानक उनके खिलाफ कैसे हो गए? क्या एक झूठ इतना ताकतवर हो सकता है? देखिए, यहाँ असल में भीड़ की मानसिकता और डर का मनोविज्ञान काम कर रहा है। अच्छा, गांव वालों ने उस झूठ पर इसलिए यकीन नहीं किया क्योंकि वो सच लग रहा था। तो फिर क्यों किया? उन्होंने इसलिए यकीन किया क्योंकि उस झूठ ने उन्हें अपनी कायरता छुपाने का एक बहाना दे दिया था। कांचा का खौफ इतना ज्यादा था कि गांव वाले अंदर से पूरी तरह डरे हुए थे। हाँ, मतलब दीनानाथ की ईमानदारी उन गांव वालों के लिए एक ऐसा आईना बन गई थी जो उन्हें उनकी ही कमजोरी दिखा रही थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब कांचा ने दीनानाथ पर कीचड़ उछाला तो गांव वालों को उस आईने को तोड़ने का मौका मिल गया। बाप रे। उन्होंने दीनानाथ को इसलिए नहीं नकारा क्योंकि वो कांचा पर विश्वास करते थे, बल्कि इसलिए नकारा क्योंकि सच के साथ खड़े होने की कीमत उनकी जान हो सकती थी। ये बहुत ही गहरा और कड़वा सच है। मतलब समाज अक्सर अपनी कमजोरी छुपाने के लिए अपने ही नायकों को सूली पर चढ़ा देता है। हाँ, और इसका सबसे विभत्स रूप तब देखने को मिलता है जब छोटे से विजय की आंखों के सामने उसके पिता को सरेआम फांसी पर लटका दिया जाता है। वो तमाशा, वो खामोशी, वो बेबसी,
ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उस चौराहे पर सिर्फ मास्टर दीनानाथ की सांसें नहीं रुकी थी, बल्कि उस दिन उस छोटे बच्चे के अंदर मौजूद इंसानियत और दुनिया की अच्छाई पर से उसका पूरा भरोसा मर गया था। और उस घटना ने विजय के दिमाग में ये बात गहराई से बैठा दी कि सच्चाई बहुत कमजोर होती है। हाँ, जो सच्चाई सरेआम पीटी जाए और कोई उसे बचाने ना आए, उस सच्चाई का कोई मोल नहीं है। ये आघात, ये ट्रॉमा इतना गहरा था कि इसने विजय के जीवन की पूरी नींव ही बदल कर रख दी। मतलब अब उसके लिए दुनिया सिर्फ दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक वो जो कुचलते हैं और दूसरे वो जो कुचले जाते हैं। बिल्कुल। और इसी आघात का नतीजा था कि जब दीनानाथ की मौत के बाद भीड़ उनके परिवार पर हमला करती है और उनका घर जला देती है, तो विजय, उसकी मां सुहासिनी और छोटी बहन शिक्षा को जान बचाकर मुंबई भागना पड़ता है। ये कहानी का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हाँ, एक तरह से मुंबई की वो सड़कें उस बच्चे के लिए एक नई और निर्मम पाठशाला बन जाती हैं। बिल्कुल। गरीबी, भूख और लाचारी उसे ये सिखा देती हैं कि मास्टर दीनानाथ के आदर्शों से इस दुनिया में पेट नहीं भरा जा सकता। सर्वाइवल, यानी जिंदा बचने की जद्दोजहद इंसान की नैतिकता को पूरी तरह से खत्म कर देती है। और यही वजह है कि बड़ा होकर विजय कोई आम इंसान नहीं बनता। वो एक बेहद शांत, बहुत कम मुस्कुराने वाला, अपनी भावनाओं को दबाकर रखने वाला एक कैलकुलेटेड गैंगस्टर बन जाता है। हाँ, वो सीख चुका है कि अच्छे और कमजोर लोगों को हमेशा ताकतवर अपराधी कुचल देते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि विजय की तुलना एक ऐसी ढाल से की जा सकती है जिससे मजबूरी में एक खूंखार तलवार बनना पड़ा। बहुत ही सुंदर एनालॉजी है। उसे उस सबसे बड़े बुराई के प्रतीक यानी कांचा से लड़ने के लिए खुद बुराई का सबसे बड़ा हथियार बनना ही था। लेकिन यहाँ मुझे एक एतराज है। बताइए। मतलब हमारे सोर्स बताते हैं कि विजय गैंगस्टर बनने के बाद भी कमजोरों और मजलूमों की रक्षा करता था। उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने पिता के वो संस्कार जिंदा थे। तो फिर उसने ताकत और संसाधन जुटाने के लिए रऊफ लाला जैसे इंसान के साथ हाथ क्यों मिलाया? रऊफ लाला, जो कि एक बहुत ही क्रूर किरदार है। हाँ। रऊफ लाला कोई आम क्रिमिनल नहीं था। वो मीट का व्यापार करता था, मानव तस्करी करता था, लड़कियों को बेचता था। बिल्कुल। क्या विजय ते ये कदम उसका पाखंड नहीं था? एक तरफ पिता के उसूलों की बात करना और दूसरी तरफ इतने घिनौने अपराधी के साथ काम करना। मैं समझ सकती हूँ कि इसे सतह से देखने पर यह बिल्कुल पाखंडी लगता है, और आपकी इस बात में बहुत वजन है। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? अगर हम विजय के मनोवैज्ञानिक नजरिए से इसे समझें, तो उसके लिए नैतिकता या उसूल उस दिन मांडवा के चौराहे पर ही राख हो गए थे। अच्छा। उसके लिए बदला ही अब इकलौता धर्म बन चुका था। कांचा चीना तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। वो तो है, कांचा बहुत ताकतवर था। उसे हराने के लिए 80 में ताकत चाहिए थी। रऊफ लाला भले ही इंसानियत के नाम पर एक कलंक था, लेकिन विजय के लिए वो एक मंजिल नहीं बल्कि महज एक सीढ़ी था। मतलब ये कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्ते के कीचड़ से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस उस कीचड़ का इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक पहुंचना था। ठीक ऐसा ही है। विजय के मन में रऊफ लाला या उसके धंधों के लिए कोई सम्मान नहीं था। वो जानता था कि वो एक बहुत ही घिनौनी दुनिया में उतर रहा है। लेकिन उसका मानना था कि कांचा जैसे बड़े राक्षस का अंत करने के लिए उसे रऊफ लाला जैसी बुराई को एक औजार की तरह इस्तेमाल करना ही होगा। तो यहाँ सही और गलत के बीच की लड़ाई नहीं हो रही थी। बिल्कुल नहीं। यहाँ सिर्फ दो बुराइयों के बीच बिसात बिछाई जा रही थी, जिसमें विजय खुद को सबसे बड़ा मोहरा बना रहा था। हाँ, वो ये मान चुका था कि अब वो खुद की आत्मा को नहीं बचा सकता। उसे सिर्फ अपना मकसद पूरा करना है। लेकिन इस मकसद की कीमत बहुत बड़ी थी। जैसे जैसे वो अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनता है, लोग उसे विजय दीनानाथ चौहान के नाम से जानने लगते हैं। उसके अपने परिवार से रिश्ते टूटने लगते हैं। ये इस कहानी का सबसे भावुक पहलू है। हाँ, और यहाँ कहानी में काली का किरदार आता है। काली विजय की बचपन की दोस्त है जो उससे बहुत सच्चा प्यार करती है। मैं तो विजय की स्थिति की तुलना एक डूबते हुए जहाज से करूंगा, जहां काली एक लाइफ जैकेट की तरह है जिसे विजय पहनने से इनकार कर रहा है। ये एकदम सटीक है। काली विजय के जीवन में बची हुई एकमात्र मासूमियत और खुशी का प्रतीक है, लेकिन विजय चाहकर भी उसकी तरफ नहीं बढ़ पाता। क्यों? वो उसे अपना क्यों नहीं लेता? क्योंकि आघात से गुजरने वाले लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने खुशी को अपना लिया या सामान्य जिंदगी जीने लगे तो ये उस अन्याय के साथ विश्वासघात होगा जो उनके साथ हुआ था। ओह, मतलब विजय को लगता है कि अगर उसने काली के प्यार को अपना लिया तो वो अपने पिता से किया गया इंतकाम का वादा भूल जाएगा। बिल्कुल।
उसने शांति की चाबियां ही समंदर में फेंक दी थीं। और यहाँ सबसे बड़ी विडंबना देखिए, विजय ये सब कुछ अपने पिता के सम्मान और अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपनी माँ सुहासिनी के लिए कर रहा है। असल में एक बहुत बड़ी हार नहीं थी? बिल्कुल थी। ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि बदला लेने की कीमत हमेशा अकेलेपन से चुकानी पड़ती है। अकेलेपन से? सुहासिनी की नाराजगी सिर्फ इस बात से नहीं थी कि विजय ने गलत रास्ता चुना। तो फिर? उनकी पीड़ा ये थी कि विजय बिल्कुल वैसा ही खूंखार और निर्दयी बन गया था जिससे भागकर वो लोग मुंबई आए थे। सुहासिनी अपने बेटे में दीनानाथ की परछाई देखना चाहती थी, लेकिन विजय अनजाने में कांचा की परछाई बन चुका था। बाप रे, ये एक माँ के लिए सच में बहुत बड़ा सदमा रहा होगा। हाँ, विजय बाहर से दुनिया जीत रहा था, लेकिन अंदर से वो आज भी वही डरा हुआ और टूटा हुआ बच्चा था जो मांडवा की यादों में कैद था। वो अपनी माँ के प्यार के लिए तड़प रहा था, लेकिन अपने बदले की आग को भी बुझा नहीं सकता था। यही जज्बाती कश्मकश विजय को एक साधारण एक्शन हीरो से अलग करती है और उसे एक गहरा ट्रैजिक किरदार बनाती है। और फिर आता है अंतिम युद्ध। हाँ, अब विजय इतना ताकतवर हो चुका है कि वो वापस मांडवा लौटता है सालों बाद। हाँ, और वो देखता है कि कांचा ने उस खूबसूरत गांव को एक नरक में बदल दिया। एकदम नरक। मास्टर दीनानाथ के आदर्शों की जगह अब हर तरफ कोकेन की फैक्ट्रियां हैं, हथियारों का जखीरा है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि गांव के छोटे छोटे बच्चे उस अपराध के बीच बड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, कांचा ने गांव का पूरा भविष्य खत्म कर दिया है। और फिर दोनों के बीच एक भयंकर गैंग वॉर शुरू होती है। लेकिन लड़ाई तब बेहद व्यक्तिगत हो जाती है जब कांचा विजय की बहन शिक्षा का अपहरण कर लेता है। हाँ, यहाँ से लड़ाई का पूरा रूप बदल जाता है। अंत में कांचा के किले में एक खौफनाक लड़ाई होती है, मतलब गोलियां, धमाके और फिर वो आमने सामने की लड़ाई। वो आखिरी लड़ाई सच में बहुत इंटेंस है। मैं इस आखिरी लड़ाई को दो टूटे हुए इंसानों, मतलब दो ब्रोकन मैन के बीच की टक्कर कहूंगा। कैसे? एक तरफ विजय है जिसे उसके पिता की मौत ने तोड़ा था, और दूसरी तरफ कांचा है जिसने हमारे सोर्स के अनुसार बचपन में खुद अपने पिता की हत्या की थी, क्योंकि वो इंसानियत के बिना बड़ा हुआ था। बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है ये। तो कांचा एक जानवर की तरह लड़ा, लेकिन विजय की ताकत उसका बरसों का छिपा हुआ गुस्सा था। बिल्कुल, कांचा की लड़ाई में कोई भावना नहीं है, बस एक कोरी क्रूरता है। लेकिन विजय की हर एक चोट में उसके पिता की मौत का सदमा गूंज रहा था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम कह सकते हैं कि विजय ने उस दिन कांचा को नहीं, बल्कि उसके अंदर के उस डर को मारा जो उस फांसी वाले दिन पैदा हुआ था? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। विजय ने सिर्फ एक अपराधी का अंत नहीं किया, उसने उस खौफनाक अतीत का अंत किया जो उसे बरसों से हर रात सोने नहीं दे रहा था। उस लड़ाई में जो भी शारीरिक तबाही हुई, वो असल में विजय के अंदर चल रहे उस मनोवैज्ञानिक युद्ध का ही एक बाहरी रूप थी। लेकिन इस आखिरी लड़ाई में विजय भारी रूप से घायल हो जाता है। वो लहूलुहान है, लेकिन फिर भी नहीं रुकता और अंततः कांचा को मार गिराता है। हाँ, कांचा का अंत होता है, लेकिन विजय भी जानलेवा रूप से घायल हो चुका है। और वो अंतिम दृश्य जहां वो अपनी माँ की गोद में लेटा है और बरसों बाद पहली बार उसके चेहरे पर सुकून दिखाई देता है। ये अंत जितना दुखद है, उतना ही सुकून देने वाला भी है। कैसे? उसने अपने पिता का सम्मान वापस दिलाया, गांव को आजाद किया, अपनी माँ का प्यार वापस पा लिया। लेकिन इस सफर ने उसकी अपनी जान ले ली। बिल्कुल, यही इस कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे है। मतलब इस गहरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि बदला न्याय तो दिला सकता है, लेकिन वो इंसान की मासूमियत, नैतिकता और अंततः उसकी जान की कीमत मांगता है। एकदम सही। विजय दीनानाथ चौहान कहानी का हीरो जरूर है, लेकिन वो एक ऐसी जीत हासिल करता है जिसमें वो खुद को ही हार जाता है। ये बहुत ही पावरफुल बात कही आपने। जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ते हैं। हाँ, बताइए। ये सोचने वाली बात है कि यदि मास्टर दीनानाथ को उस दिन ये पता होता कि उनका सच के लिए डटे रहना उनके उस मासूम बेटे को वैसा ही एक खूंखार राक्षस बना देगा जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे, तो क्या वो फिर भी कांचा चीना का विरोध करते या अपने बेटी की मासूमियत बचाने के लिए चुप रह जाते? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस विचार पर गहराई से सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।